नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित विषय आपके लिए लेकर आते हैं, उनके बारे में विस्तार से आपके सामने चर्चा करते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देते हैं और ये सब कुछ हो पाता है एक कॉल के माध्यम से। जी हाँ, लाइव फोन इन कार्यक्रम है, इसीलिए जो भी हमारे विषय होते हैं इससे जुड़े हुए जो आपके सवाल हैं वो हम कॉल के माध्यम से लेते हैं ताकि तुरंत लाइव आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सके। तो चलिए बताते हैं आज का हमारा विषय क्या है, जिस पर हमारे विशेषज्ञ विस्तार से आपको जानकारी देंगे और साथ ही आपके सवालों के भी देंगे जवाब। आज का हमारा विषय है चारा प्रबंधन और साथ ही आमदनी बढ़ाने के लिए नए बागों की स्थापना। तो चारा प्रबंधन की बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे आप बागवानी से जुड़कर यानी नए बागों की स्थापना करके अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें। अगर कोई भी आपका सवाल है तो इस नंबर पर कॉल कर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061, टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बस फ़ोन उठाएं और फ़ोन लगाएं, अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों के सामने पहुंचाएं, उन तक पहुंचाएं ताकि वो आपके सवालों के जवाब दे सकें। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज चारा प्रबंधन के बारे में और साथ ही कैसे नए बागों की स्थापना से हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर हम चारा प्रबंधन की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में आप समझते हैं कि जो हमारे पशु हैं उनका आहार संतुलित हो और पोषक तत्वों से भरपूर, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि उनकी उत्पादकता बनी रहे और बढ़ती रहे। तो ऐसे में हरे चारे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन किसान कैसे नए हरे चारे का प्रबंधन कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं और कैसे उस समय में भी उनके सामने उनके जो पशु हैं उनके लिए चारे का प्रबंध हो, जब कई बार जब फसलें खेत में आमतौर पर नहीं होती, हरे चारे की कमी हो जाती है, तो इसके लिए किस तरह की योजना बनाएं। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे बागों की स्थापना करके हमारे किसान आय में वृद्धि कर सकते हैं। जी हाँ, बागवानी की बात करें तो इससे काफ़ी लाभ होता है किसानों के लिए किस तरह की योजना होनी चाहिए, कैसे आप बागों की स्थापना कर सकते हैं, प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से प्राप्त करें, सभी बातें आज हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चारा प्रबंधन की। तो सबसे पहले सर समझना चाहेंगे आपसे कि चारा प्रबंधन से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप हमारे किसानों को देना चाहेंगे। किसान भाइयों, जैसे ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं वो पशुधन भी रखते हैं और पशुओं में कुछ किसान भाई गाय रखते हैं, कुछ भैंस रखते हैं, कुछ गाय और भैंस दोनों रखते हैं। तो अगर हम कुल इसकी लागत का देखें, जो हमारी पशुधन में लागत आती है उसमें 60 से 70% जो है उसके खान पान का हिस्सा रहता है। अब किसान भाइयों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पशु के स्वास्थ्य को अगर सही ढंग से हमें मेंटेन करना है और दूध उत्पादन काफ़ी समय के लिए लेना है तो हरे चारे की इसके लिए बहुत उपयोगिता है। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें खेत का कुछ हिस्सा हमें चारे के लिए भी रखना है। काफ़ी किसान भाई इसका ध्यान रखते हैं और काफ़ी किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि खेत का जो बिल्कुल बेकार हिस्सा है उसको छोड़ देते हैं चारे के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा खेत का चारे के लिए पहले से तैयार करके रखना चाहिए। उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद वगैरह डाल के लगा के रखें। और अभी जो चारे हैं उसमें ज्वार सबसे मुख्य फसल है और इसमें मल्टीकट ज्वार आती है, आपको बाज़ार में इसका अच्छा बीज भी मिल जाता है। इसके अलावा जहाँ पर थोड़ी पानी की कमी है वहाँ बाजरा लगा सकते हैं। और इसको संतुलित करने के लिए जैसे ये घास कुल के चारे हैं और फिर आपका दलहनी चारे भी हैं जिसमें लोबिया मुख्य फसल एक है। तो ये दोनों अगर आप लगाते हैं तो जो पशु का जो एक प्रोटीन की जो आपूर्ति है वो भी सही ढंग से होने के लिए लोबिया जो दलहनी चारा है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें ज्वार भी लगाइए और कुछ में आप लोबिया भी लगा सकते हैं या दोनों के 2 पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति आप लोबिया की भी लगा सकते हैं, जिससे पशु को संतुलित आहार मिलेगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और दूध उत्पादन भी उसका अच्छा होगा। जी, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पशुओं का दूध बढ़ाने और वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए चारा काफी जरूरी होता है। खासकर हरा चारा पोषक तत्वों का एक किफायती स्रोत है, साथ ही ये पचने में भी आसान होता है। चारे को ज्यादातर हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है। कई बार जरूरत से ज्यादा चारे का उत्पादन हो जाता है, लेकिन वो इस्तेमाल ना होने पर खराब हो जाता है। ऐसे में चारे का प्रबंधन जरूरी है, जिससे पशुओं को साल भर चारा मिलता रहे।
हरे चारे का संरक्षण और भंडारण अगर वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो उनकी पौष्टिकता भी वैसे ही बनी रहती है। दरअसल साल के कुछ महीनों में चारे की ज्यादा उपलब्धता हो जाती है, जबकि कुछ महीनों में चारे की कमी हो जाती है, जिसके लिए चारा प्रबंधन काफी कारगर साबित होता है। इसके अलावा संरक्षित चारा खिलाने से पशु आहार में दाने की मात्रा कम करने में भी मदद मिलती है और इस तरह पशुपालन में संपूर्ण आहार की लागत भी कम हो जाती है। चारा प्रबंधन करने से पूरे साल उच्च प्रोटीन और ऊर्जा मूल्यों के साथ उच्च सुपाच्य चारे की आपूर्ति उपलब्ध रहती है। हरे चारे के संरक्षण की मुख्यतः 2 विधियां हैं। पहली हे बनाना और दूसरी साइलेज बनाना। हे बनाना विधि में घास को जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे काटा और सुखाया जाता है। सूखी हुई घास को हे कहते हैं। हे में पोषक तत्वों की मात्रा पैरा, भूसी या तुड़ी की तुलना में ज्यादा होती है। वहीं उच्च नमी की मात्रा वाली फसल का नियंत्रित अवायवीय किण्वन करने के बाद बनाए हुए उत्पाद साइलेज कहलाते हैं। साइलेज बनाना चारा संरक्षण का एक प्रभावी और सामान्य तरीका है। साइलेज को साइलेज पिट में तैयार किया जाता है। ऐसी फसलें जिनके तने बहुत मोटे होते हैं और उन्हें सूखने में काफी समय लगता है, उन्हें हे बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका इस्तेमाल साइलेज बनाने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर साल भर चारे की आपूर्ति बनाए रखने के लिए चारा प्रबंधन काफी जरूरी है। तो अभी आपने जाना चारा प्रबंधन के बारे में, साइलेज के बारे में भी हमने आपको बताया। तो ये कैसे बना सकते हैं और कैसे अपने पशुओं के लिए साल भर आप पोषक जो चारा है उसका प्रबंध कर सकते हैं, इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। आपके कोई कॉल है, आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर कॉल कर अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। अब बात करते हैं डॉक्टर मीणा से। डॉक्टर मीणा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बागों के बारे में कि कैसे नए बागों की स्थापना से हमारे किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और बागवानी का जब बगीचा आप लगाने जा रहे हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही बरसात होती है तो आनन फानन में जो पौधे लाते हैं और उनको लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि बगीचा लगाना एक लंबे समय का निवेश है और इसमें आपको जो है अपनी लगन और निपुणता के साथ साथ इसमें जो है उन्नत किस्में और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लगाना बहुत नितांत आवश्यक है। तो जब आप बगीचा लगाने जा रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जहां आप बगीचा लगाने जा रहे हैं वहां की जो है मृदा और जल वो कैसा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके बगीचे की स्थापना का। तो जैसे कि आपकी अगर मृदा का पीएच मान है, जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन देखता है, तो उसी तरीके से किसान भाइयों को पीएच उसी के रूप में काम करता है। अगर आपका पीएच जो है 7 से ऊपर है तो उसमें जो है जो फल वृक्ष है उनका चुनाव अलग होगा। 8 है, 9 है तो वो अलग होगा। उसकी विद्युत चालकता कितनी है जल की, उनका जो है उन कौन से फल वृक्ष उसके लिए सूटेबल होंगे वो उनका अलग अलग होगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि 5 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में है आपका पीएच, तो इनमें आप जा सकते हैं। आम हो गया, नींबू हो गया। लेकिन अगर आपका पीएच है मृदा का वो 8 से ऊपर भी जा रहा है तो उन क्षेत्रों पे हम किसान भाई जो है बेर, बेल, आंवला उस तरीके के फल वृक्षों की स्थापना करेंगे तो उनको आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जी, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट कि कैसे नए बागों की स्थापना की जाए, कैसे हमारे किसान क्या है इससे बढ़ सकते। ये समय नए फल बाग लगाने के लिए एकदम सही है। ऐसा माना जाता है कि मानसून के मौसम में गर्मी के साथ नमी यानी उमस होती है, जो पौधे की जड़ों को अच्छी तरह फैलने में मदद करती है। वैसे तो नए बाग लगाने की तैयारी जून महीने में की जाती है, लेकिन जो किसान उस समय तैयारी नहीं कर पाए वे इस समय सदाबहार फल वृक्षों के बाग लगा सकते हैं। किसान इस समय आम, नींबू वर्गीय फल और अमरूद लगा सकते हैं। किसान अपने इलाके को ध्यान में रखकर ही अच्छी किस्मों के पौधे लगाएं। बाग लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसान मिट्टी की जांच जरूर कराए। मिट्टी बलुई दोमट होनी चाहिए, साथ ही इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ऐसी मिट्टी का चयन करें जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो और जिसमें पानी लंबे समय तक नहीं रुकता हो। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं।
अच्छा बाग लगाने के लिए किसान फलों की उन्नत किस्मों का ही चयन करे। फलों के बाग लगाने के लिए स्वस्थ और बेहतर किस्म की रोपण सामग्री का इस्तेमाल करे। आम के नए बाग लगाने की तैयारी पहली बारिश से ही शुरू कर देनी चाहिए। आम की बागवानी हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। नए बाग तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बो दिया जाता है। वहीं अमरूद के बाग लगाने के लिए भी हर तरह की मिट्टी अच्छी होती है। इसके बाग लगाने के लिए कलम तैयार करने के लिए 1 महीने की आयु वाले एक हरे आरोह का चयन किया जाता है। मूल वृंत और कलम को 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा काटकर दोनों को जोड़कर अलकाथीन की एक पट्टी से लपेट दिया जाता है। जब कलम से अंकुर निकलने लगे तो मूल वृंत से अलग करके उसे लगा दिया जाता है। इसके अलावा नर्सरी में तैयार पौधों को जुलाई अगस्त में रोपे। नए बागों में नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई करें। किसान चाहे तो सिंचाई के लिए टपक विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से बागों में भी आप टपक सिंचाई की विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पानी की बचत भी होगी और ज़्यादा लाभ भी होगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और साथ ही आपके कॉल्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। टेलीविज़न स्क्रीन पर हम साथ साथ अपने नंबर फ्लैश कर रहे हैं, जहाँ से आप हमारे नंबर नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। तो अब बात करते हैं खेमचंद जी, जैसे कि हम चारा फसलों की बात करें तो सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी है कि कौन कौन सी फसलें हैं जो कि चारा फसलों के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, जो हमारे खेती की ज़मीन है उसमें चारा फसलों में सीजन के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं। जैसे खरीफ की बात करेंगे, जो अभी खरीफ का सीज़न चल रहा है, बारिश का सीज़न है अभी, इसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये फसलें आप चारा फसलों के अंदर ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जहाँ थोड़ा सा पानी की कमी हो वहाँ बाजरा की फसल लीजिए, और जहाँ भरपूर पानी है, पानी की अच्छी सुविधा है, वहाँ पर आप ज्वार की फसल लीजिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब इसके अंदर जैसे घास कुल की फसलें हैं, जो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये घास कुल की फसलें हैं। लेकिन दलहनी चारों में हमारे को लोबिया की फसल इसमें लेनी है। और अगर रबी की बात करें, जब सर्दी का मौसम होता है तो उसके अंदर मुख्य फसल बरसीम है, और जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ बरसीम की फसल ले सकते हैं। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, आपका पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, आप वहाँ रिजका की फसल ले सकते हैं, जो दलहनी चारे हैं। लेकिन वहाँ घास कुल में आप जई की फसल भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से इसका एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि आपको ज़्यादा मात्रा में चारा चाहिए। जो रबी की फसल में आप जई की फसल लगा सकते हैं। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है, काफ़ी अच्छी किस्में इन लोगों ने निकाली है। इसके अलावा जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से भी किस्में काफ़ी निकली हुई हैं। किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे तो उनको अपने क्षेत्र के हिसाब से अच्छी किस्मों का बीज वहाँ से मिल जाएगा। और वो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि अपने खेत में कुछ हिस्सा, अच्छा हिस्सा चारे के लिए ज़रूर छोड़ें, क्योंकि जो पशु का स्वास्थ्य है वो हरे चारे पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, जब पशु दूध नहीं देता है तो उसको हरा चारा खिलाना बंद कर देते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब भी आगे गाय वापस से दूध देना चालू करेगी तो वो जो टाइम गैप होगा, जब हरा चारा आपने नहीं खिलाया उसको, तो उसके अंदर आपका पशु का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और दूध उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हरे चारे को बिल्कुल खिलाना बंद नहीं करना है। भले आप थोड़ा खिलाइए, लेकिन आप पशु को चारा जरूर दीजिए। और दोनों सीजन में आप चारा फसल के लिए अपने खेत को तैयार कीजिए। इसके अलावा बहुवर्षीय घासें भी हैं, अभी काफ़ी तेज़ी से इनका एरिया बढ़ रहा है, जिसमें हाइब्रिड नेपियर घास है। और आपका जहाँ सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर बाजरा नेपियर हाइब्रिड घास का एरिया काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पूरे देश में ज़्यादातर जगह पर इसको लगा सकते हैं। एक कॉल है, माफ़ कीजिएगा, मैं रुकना चाहूँगी। राकेश हैं, जिन्होंने शिमला से हमें कॉल किया, हिमाचल प्रदेश से हैं। राकेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं बागवान में मैं बताना चाहता हूँ एप्पल के बारे में। जी, सेब के बारे में जानना चाहते हैं आप? हाँ जी जी। क्या जानना चाहते हैं? सेब के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो सेब को कैसे सेब के बाग किया जाए, कैसे लगाया जाए सेब के पेड़। ठीक, मेरा सब कुछ आप पूछना भी चाहते हैं इनसे? नहीं, ठीक है। राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सेब का पौधा लगाना चाहते हैं, तो जो सेब की उन्नत किस्में हैं आपके वहीं CITH है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में, और शिमला के अंदर भी और कृषि विश्वविद्यालय हैं।
वहाँ से जो है आप उन्नत किस्में लेंगे। और इसको जो है ये मौसम की बजाय अगर सेब को फरवरी मार्च में लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जी बिल्कुल, तो फरवरी मार्च में बेहतर रहता है सेब के बागों के लिए, जैसे कि हमें बता रहे मीना साहब। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें राकेश जी आप। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही हम चारा प्रबंधन पर भी बात करते रहेंगे और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे आपको कि कैसे नए बागों की स्थापना से आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं चारा प्रबंधन की और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस मौसम में नए बागों की स्थापना से हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, विपिन है, जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं विपिन जी से। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार विपिन जी, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था मैम कि पपीता लगाना चाहते थे, इसके बारे में बताइए। और दूसरा सवाल ये था कि जो अमरूद होता है लाल वाला, उसकी किस्म का नाम जानना था। ठीक है सर। ओके विपिन जी, आपने किस्मों के बारे में जानना चाहा। तो अमरूद की जो किस्में हैं वो इलाहाबाद सफ़ेदा है, सरदार है, श्वेता है, ललित है। ललित जो कि उसका पिंक फ्लैश होता है और ये श्वेता है उसका एकदम सफ़ेद होता है। तो उस तरीके की किस्मों पे आप जा सकते हैं। और पपीता का रहा सवाल, तो पपीता की जो उन्नत किस्में हैं उसमें आप, क्योंकि पपीता नर और मादा पौधे हैं वो अलग अलग होते हैं जी। तो आपको जो है उभयलिंगी किस्मों का चुनाव करना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए आप जैसे रेड लेडी हो गया, सेंटा, पूसा डिलीशियस, पूसा जाइंट, इस तरह की किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपको उस तरीके की समस्या नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी क्या किसान भाई बीज तो ले आते हैं और उसके बाद में वो कहते हैं कि इसमें तो हमारे पपीता ही नहीं आ रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नर पौधा है या मादा पौधा है। तो उसमें उभयलिंगी पौधा होगा तो इन किस्मों में जो उभयलिंगी किस्म के पौधे होते हैं जिससे कि उनका फलन और पुष्पन अच्छा होता है, तो इनको आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और पपीता के बारे में जैसे मैं अभी कहूँगा कि जैसे बरसात का मौसम आया हुआ है तो पपीता, अगर आपका क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश से बात कर रहे थे वहाँ तो पाले की समस्या नहीं होगी, लेकिन जहाँ जिस एरिया में पाले की समस्या है वहाँ पे जो है पपीता का आप चुनाव ना करें। और अभी भी बरसात के मौसम में थोड़ा सा रुकेंगे अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो, क्योंकि इसमें अभी जो डैम्पिंग ऑफ है, आर्द्र गलन वाला रोग होता है शुरू में, तो उससे बचाया जा सकता है आपको। तो अभी थोड़ा सा आप पपीता, अमरूद को तो आप सर्वोत्तम समय है लगाने का, लेकिन पपीता को थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे अगस्त के लास्ट में या सितंबर तक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है सर, आप हरे चारे के बारे में उस वक्त बता रहे थे, बीच में कॉल आ गई थी जी। तो जैसे कि आप माफ़ कीजिएगा, एक और कॉलर हैं, बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी बताइए क्या सवाल है आपका? चारा प्रबंधन का बारे में जानकारी। चारा प्रबंधन के बारे में आप जानना चाहते हैं? हाँ मैडम। कोई विशेष बात? और विशेष कोई नहीं मैडम। कहाँ से है? ये तेलंगाना से हैं, राजकुमार जी हैं और चारा प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं। और मैं सर बारिश के मौसम के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त किस तरीके से चारागाह का विकास किया जा सकता है, कौन कौन सी बातें इस वक्त ध्यान में रखें और कौन कौन सी घास लें? हाँ, राकेश कुमार जी तेलंगाना से किसान है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में जो फसलें हैं, जो चारे की फसलें हैं, आप ज्वार लगा सकते हैं वहाँ।
और सबसे ज़्यादा जो अपने देश में अगर इसका ज्वार का बीज आता है तो हैदराबाद से ही आता है वो, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज हैदराबाद से मिल जाएगा, या कहीं भी नज़दीक में आपके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी मिल जाएगा। इस सीजन में आप ज्वार लगा सकते हैं। आप मल्टीकट ज्वार लगाइए जिसको कि आप एक बार से ज़्यादा बार काट सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन है जिसके अंदर कि आप अपने खेती के लिए, जो अच्छी ज़मीन है वो खेती के लिए काम में लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा बंजर टाइप ज़मीन है, तो आप उसमें घासें भी लगा सकते हैं। तो घास वाली फसलों में आपका सैनक्रस एक घास है जिसको हिंदी में अंजन बोलते हैं, और स्टाइलो एक घास है, दलहनी घास है। ये दोनों घास के बीज को आप जो थोड़ी बंजर टाइप ज़मीन है उसके अंदर लगा सकते हैं। तो वो आपके दोनों घास जो है बहुत साल तक चलती हैं, आपकी कम से कम 4-5 साल तक आपको चारा मिलता रहेगा। एक बार शुरू में आप 5-6 महीने तक उसको नहीं काटिए, लेकिन बाद में आप उसको जैसे ही बारिश होगी तो 30-40 दिन के एक अंतराल के बाद में गैप पर आप उसको काट सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में घास अगर हो गई है उसमें, तो आप काट के सुखा भी सकते हैं। जैसे अभी चैनल में बताया गया, ज़्यादा मात्रा में घास है तो आप काट के सुखा लीजिए, और जब आपके पास चारा नहीं है उसमें आप पशुओं को उसके अंदर दाना मिला के उसको खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो अपनी अच्छी ज़मीन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और थोड़ी बेकार ज़मीन है उसका उपयोग भी कर सकते हैं जी। ग्राम सभा में या हर गांव में कुछ ऐसी ज़मीनें भी होती हैं जो बंजर टाइप की होती हैं और चरागाह के लिए सरकार छोड़ती है। तो उन चरागाह की ज़मीनों का विकास ही बहुत ज़रूरी है। हमने ये पाया है कि जहाँ जागरूक किसान है और ग्राम सभा बहुत एक्टिव है, प्रधान बहुत एक्टिव है, तो आप लोग जागरूक रहिए। उन चरागाह की ज़मीनों में भी जो पेड़ लगे हुए हैं उसके बीच में जो मैंने घासें बताई, आपकी अंजन घास है या स्टाइलो घास है, दक्षिण भारत में भी बहुत अच्छी तरह से होती हैं, वहाँ के लिए वैरायटीज़ हैं। इन घासों को लगाने पर आप जोर दीजिए और बारिश के सीजन में लगाइए, जिससे इनका बीज जम जाएगा। और आपके पशु का, काफ़ी पशु ऐसे भी होते हैं जो चरागाह में चरने जाते हैं, कुछ पशु ऐसे हैं जो घर में ही लोग अपना पशुओं को चारा और दाना देते हैं, लेकिन खास करके जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय वगैरह है, इनको लोग चरागाह में चराने ले जाते हैं। और अच्छी वैरायटी अगर घास होगा तो इन पशुओं को भी फायदा होगा। स्पेशली जो गरीब किसान हमारे हैं, भूमिहीन हैं या छोटे किसान हैं, उनके पास में ज़मीन नहीं होती है, बहुत कम ज़मीन होती है चारे के लिए ज़मीन, वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो चरागाह का अगर अच्छा विकास आप लोग कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया, दोनों तरह की घास, सैनक्रस घास भी और स्टाइलो भी आप लगाइए। उसके अंदर बहुत अच्छा बीज आपको धारवाड़ स्टेशन भी है, जो IGFRI का स्टेशन है, वहाँ से भी मिल जाएगा। हैदराबाद से भी बीज आपको यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगा। तो वो आप सरकार की स्कीमों का फायदा उठाइए और चरागाह का विकास करके अपने पशुओं का ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उनका स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, मेहुल एक दर्शक हमारे साथ उदयपुर राजस्थान से। मेहुल जी बताइए क्या सवाल है। मेहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है कि मैं आम की खेती करना चाहता हूँ, आम के पौधे किस तरीके से लगाना? आम का बाग लगाना चाहते हैं आप? यस मैम। ठीक है सर, आम के बारे में बताएं। अच्छा, आम का आप बाग लगाना चाहते हैं तो वहाँ आप पहले, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वहाँ की जो मिट्टी और जल का आप जो है परीक्षण करवा लें, और उसके बाद में आप जाएं और उसमें जो उन्नत किस्में हैं वो, क्योंकि आम में अनियमित फलन और पुष्पन की समस्या होती है। जो नियमित फलन देती हैं वो जो हाइब्रिड किस्में हैं, जैसे आपकी आम्रपाली हो गई, मल्लिका, इस तरह की किस्मों का आप चुनाव करेंगे तो उसमें अच्छा होगा। और क्योंकि जो इनके जब वृक्षारोपण भी आप करने जा रहे हैं तो आम में कुछ किस्में ऐसी हैं, जैसे आम्रपाली है, और तो ये जो है इसको सघन बागवानी में भी आप लगा सकते हैं। तो इनकी जो दूरी होगी पौधे से पौधे की, वो जो है 2 से 3 मीटर रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी किस्में हैं, जो उनका जो छत्रक का विकास है वो ज़्यादा क्षेत्र में होता है, तो उनके लिए आपको कम से कम 8 × 8 मीटर की दूरी रखनी पड़ेगी। और अगर आपने गड्ढे नहीं खोदे हैं तो इस साल एक्चुअली इनका जो आपको लगाने चाहिए बाग, उनका गड्ढों का खोदने का सही समय जून का है। तो जून में जब आप गड्ढे खोदेंगे 1 महीने के लिए उनको खाली छोड़ देंगे, और 1 महीने में जैसे ही आपने वो गड्ढे खोदे हैं तो उसके अंदर जो मिट्टी निकली है उसकी आधी मिट्टी और आपके जो सड़ी, अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद, और अगर आपके वहाँ कोई दीमक की समस्या है तो दीमक की जो दवा है क्लोरोपाइरिफॉस, उसको 100 ग्राम उसमें मिला करके और इन मिट्टी, गोबर की खाद और क्लोरोपाइरिफॉस को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। कुछ ट्राइकोडर्मा भी डाल देंगे और उसको भर देंगे। आपने जब गड्ढा खोदा है उसके 15 से 20 दिन बाद में,
और भरने के बाद में उसको पानी दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जो इसकी हीट होगी अंदर की वो उससे निकल जाएगी। अदरवाइज जैसे आपने गड्ढा भरा है और उसमें तुरंत आपने पौधा लगा दिया तो उसमें जो है पौधे की मोर्टेलिटी की संभावना होगी। तो वो 10 दिन पहले करीब उसको अच्छी तरीके से भर दें। और जब आप ये उन्नत किस्में लें, लेकिन सबसे पहले आप ये बात का भी ध्यान रखें कि ये उन्नत किस्में लेंगे कहाँ से। तो जहाँ से आप लेने जा रहे हैं, या तो आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, या फिर आप जो है कोई जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से ही कलमी पौधे लें। अगर वहाँ पे भी आपको सुनिश्चित नहीं हुआ है कि हमें पौधा नहीं मिला है, तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उसकी एक्रीडेट नर्सरी, जो प्रमाणित नर्सरी हैं जिनकी 3 स्टार रेटिंग है, उनसे पौधा लें। तो उससे क्या होगा कि आपका ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये पौधा फला किस्म का ही है। अदरवाइज क्या होता है कि बाहर आनन फानन में जब हम पौधा खरीदते हैं तो बाहर से जो पौधा लिया उसका कोई पता ही नहीं है कि वो कौन सी किस्म का है, और बाद में जो है वो बीजू पौधे से तैयार होते हैं, तो उसमें जो है फलन काफी देर बाद में होता है, तो उसमें किसान को जो है थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके की आपको सावधानी रखनी इंद्र सिंह जी है हमारे साथ, दर्शक मध्य प्रदेश से। इंद्र सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार इंद्र सिंह जी, बताइए सवाल क्या है आपका। नमस्ते मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जो कि सुपर नेपियर आती बार बार अपनी काटते हैं, ये मल्टी क्रॉप ले लेते हैं, उनकी वैरायटी के नाम डॉक्टर से पूछना है। डॉक्टर साहब समझ पाए इनका सवाल? ये क्या कह रहे, समझ नहीं आया। हाँ, एक बार फिर से बोलिए इंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपका सवाल नहीं समझ आ रहा है। मेरा सवाल ये है, जो सूडान घास रहती है ना, सुपर नेपियर। अच्छा ठीक है। हाँ, ये कितने तरह की वैरायटी आती है? अच्छा ठीक है। और एक सवाल और गेहूं से जुड़ा है मेरा, कि मैंने एक रिसर्च वैरायटी लगाई थी मात्र 18 किलो बीघा, वो का बहुत अच्छा उत्पादन मिला, और बीघे में भी 18 किलो ही डाली, जो कि किसान 35-40 किलो डालते हैं। उसका उत्पादन मेरे को जो 60 कुंटल होता था वो 90 कुंटल मिला, गांधीनगर की रिसर्च वैरायटी। सर दूसरा सवाल इनका समझ पाया? नहीं, मैं नहीं समझ, तो मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है इंद्र जी, अब जी बताइए। हाँ, मध्य प्रदेश से जो किसान भाई का क्वेश्चन था, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में नज़दीक में ही जैसे झांसी एक बहुत बड़ा संस्थान है चारे का, तो हमने भी काफ़ी उधर काम किया। वहाँ आपके जो बहुवर्षीय चारे हैं जिसमें बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, क्योंकि वहाँ बारिश काफ़ी अच्छी होती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसलिए मैं ये किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जो हमारे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वहाँ पर, और प्रचार किया हम लोगों ने, तो वहाँ बहुवर्षीय चारों में आप ज़्यादा से ज़्यादा बाजरा नेपियर हाइब्रिड को लगाइए, अगर आपके पास में पानी की सुविधा सिंचाई की है तो। क्योंकि क्या होता है, जैसे बारिश के मौसम में तो ठीक है, बाद में सर्दियों के मौसम में थोड़ा इसका ग्रोथ कम होती है बाजरा नेपियर हाइब्रिड की, थोड़ा आपको संयम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको साल के 10 महीने तक अच्छा चारा इससे प्राप्त होगा। और थोड़ा अगर पानी का जैसे अरेंजमेंट आपका नहीं होता तो गिनी घास है, गिनी घास भी बाजरा नेपियर हाइब्रिड की तरह ही एक बहुवर्षीय घास है, ये आपका बीज से भी हो जाता है और इसकी जड़ें भी लगती हैं। तो आप इसमें 50 x 50 सेंटीमीटर या 2 फीट के गैप पर जो है खेत अच्छा तैयार करके उसमें आप ये घास की जड़ें लगा दीजिए। आपके कम से कम 30 से 35 हज़ार जड़ें 1 हेक्टेयर के अंदर लगेंगी, और पूरे वर्ष आपको इससे चारा मिलेगा, पूरे वर्ष इससे चारा मिलेगा। आपको बार बार बीज की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बहुवर्षीय घास मैंने बताई, सिंचित क्षेत्र में बाजरा नेपियर हाइब्रिड, और जहाँ थोड़ा सिंचाई की सुविधा नहीं है, रेनफेड एरिया है, तो गिनी घास, सूडान घास आपने बताया वो भी लगा सकते हैं। तो इससे आपको कम से कम नहीं तो 800 से 1000 क्विंटल चारा जो है पूरे वर्ष में आप इससे ले सकते हैं। 8 से 10 एक 30-40 दिन के गैप पर जो है आप जो है चारा काट सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई किस तरीके से। चलिए एक और कॉलर है, उनका पहले हम सवाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से में कॉल किया है। जी नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा हमें कौन से चारा खिलाना चाहिए पशुओं को कि उनके जीवन की हो अच्छा और दूध मिला तो बहुत सा अच्छा। नहीं समझ आ रहा नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही है। मेरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा चारा पशुओं को खिलाना चाहिए जिससे उनकी सेहत भी अच्छी रहे और दूध का हमारा उत्पादन बढ़ सके, दूध का उत्पादन बढ़े। हाँ, आप बाराबंकी से, नंद किशोर जी बाराबंकी से हैं और ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले किसान भाई को बताया, आपके एरिया के अंदर
जो बहुवर्षीय चारा जैसे मैंने बताया, जो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है, ये काफ़ी तेज़ी से वहाँ फैल रहा है। आप अपने एरिया को थोड़ा एरिया उसमें डेडिकेट कीजिए, आपके खेत का जो एरिया है उसके अंदर बहुवर्षीय चारा लगाइए बाजरा नेपियर हाइब्रिड, क्योंकि बारिश काफ़ी अच्छी होती है, आपके उधर बारिश काफ़ी अच्छी होती है, पानी कमी नहीं है वहाँ पर, तो आपको पूरे वर्ष बहुत अच्छा चारा प्राप्त होगा। इसके अलावा ज्वार, अगर आप अपना खेत को पूरे हर सीजन के लिए एंगेज नहीं करना चाहते, आप ज्वार लगाइए, उसमें एमपी चरी है, मल्टीकट ज्वार की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, उसको लगाइए। और सर्दी के मौसम में बरसीम लगाइए उसके अंदर, दलहनी चारों के अंदर, और जई भी वहाँ अच्छा उत्पादन देती है। इस तरह से आप अपने खेत का हिस्सा बांट लीजिए, कितने हिस्से में आपको बहुवर्षीय चारे लगाने हैं और कितने हिस्से में आपको एक वर्षीय चारे लगाने हैं। क्योंकि कई बार समस्या क्या आती है कि जो खेत खाली होता है तो वहाँ पूरे गांव में जो जानवर छोड़ दिए जाते हैं, तो काफ़ी किसान इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हम बहुवर्षीय चारा नहीं लगाएंगे, हमारा खेत नष्ट हो जाएगा। तो आप ज्वार लगाइए खरीफ के मौसम में, और लोबिया लगाइए दलहनी चारे के रूप में, और रबी के मौसम में बरसीम लगाइए और जई लगाइए। लेकिन अगर आपका थोड़ा फेंसिंग वगैरह की व्यवस्था है तो आप बाजरा नेपियर हाइब्रिड भी लगा सकते हैं, जो पूरे वर्ष आपको अच्छा चारा देगा। सिर्फ जब आपको पानी कमी होगी उस समय सिंचाई की व्यवस्था करने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो बारिश से जो पानी मिल रहा है उससे भी उससे काम चल जाएगा। ठीक है, एक कॉलर है कुंदन सिंह है, जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है। कुंदन सिंह जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ सर जी कुंदन सिंह जी, बताइए सवाल क्या है। पाली राजस्थान से हैं आप हमारे साथ फोन लाइन पर, सवाल बताएं। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल का पानी थोड़ा खारा है, उसका पीएच मान 8.7 है, तो उसमें ये नेपियर घास या और कोई चारा लगा सकते हैं क्या सर? ठीक है सर, खारा है इनके यहाँ पानी, तो किस तरह की घास लगाएं? देखिए, आपके यहाँ जो पाली में पानी है थोड़ा पीएच ज़्यादा है, मेरे को मालूम है, सलाइन वाटर वहाँ पर है, तो कुछ ग्रासेज हैं, घासें जैसे हैं, जैसे अंजन घास है, आप ये लगा सकते हैं। एक बार आप थोड़ा वहाँ काजरी एक संस्था है जो पाली में सेंटर भी इसका है, वहाँ से थोड़ा संपर्क कीजिए, कुछ वैरायटी ऐसी हो जो वहाँ सस्टेन कर जाए। नहीं तो घास काफ़ी अच्छी होती है, सलाइन वाटर के अंदर एक समस्या आती है कि जर्मिनेशन में बहुत समस्या आती है, तो अंजन घास वहाँ काफ़ी अच्छी होती है, उसको आप वहाँ पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको पूरे साल अच्छा चारा मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, अभी हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे और साथ ही चारा प्रबंधन पर और नए बागों की स्थापना पर हम बात करेंगे और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कहीं मत जाएगा, बने रहें हेलो किसान के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं चारा फसलों के प्रबंधन के बारे में और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि इस मौसम में कैसे नए बागों की स्थापना आप कर सकते हैं ताकि आपकी आय में वृद्धि हो सके। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, विजय जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। महाराष्ट्र से हैं हमारे कॉलर। विजय जी बताइए क्या सवाल है। हाँ मैडम, वो आम की झाड़ की फसल है ना, हमारे जिले में जो होती है जी, मतलब केसर और जो अपने जो दूसरे आम के झाड़ है समझो हापुस, वो लगाने के बाद में 5-6 साल के बाद खत्म हो जाते, मर जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? शायद ये बता रहे कि खत्म हो गए, ऐसा कुछ बताया इन्होंने। विजय जी का हमें जो है क्वेश्चन सही से हम सुन नहीं पाए। इनका ये था कि जो इनकी जो हापुस या जो अल्फेंजो और केसर की वैरायटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जी, खत्म हो गए मेरे ख्याल से, यही बताया इन्होंने। अच्छा, इनकी खत्म ही हो गए हैं, तो उसमें अब ये दोबारा आम लगाना चाहते हैं, तो वहाँ का थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, किस वजह से खत्म हुए हैं, या कोई रोग या बीमारी से हुए हैं, या फिर वहाँ जो है भूमि का सिलेक्शन ही सही नहीं था। तो इनका अगर हम क्वेश्चन सही से सुनते पूरा तो कुछ और ज्यादा बता पाते, क्योंकि वो अधूरा क्वेश्चन था तो कुछ कहना ठीक नहीं। ठीक है डॉक्टर खेमचंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी अब, क्योंकि जैसे हम चारा की बात करें और लगातार बागों की भी बात हो रही है, तो क्या कोई ऐसी चारा फसलें भी हैं जो कि बागों के साथ साथ लगाई जा सके, बीच में लगाई जा सके? हाँ किसान भाइयों, अभी जैसे सरकार के काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें हमारा काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है उद्यान की फसलों में जा रहा है। तो इसमें एक समस्या आती है कि जो उद्यान की फसलें हैं, जो पेड़ हैं, वो काफ़ी साल तक चलते हैं। आपका एक पेड़ लगाए 20, 25, 30 साल तक चलता है। अब एक समस्या आती है कि इस पेड़ों के बीच का जो गैप है, कम से कम 10-12 फीट का गैप रहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी फसलें लगा सकते हैं? तो इसमें सबसे अच्छा मैं कहूँगा, शुरुआत में जब पौधों की हाइट बहुत कम होती है उसमें आप जो चारे की फसलें जैसे मैंने बताई, आपका ज्वार है या बाजरा है या बरसीम है या आपका सर्दी में रिजका है, ये फसलें आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ की हाइट बढ़ती जाती है उसकी छाया का प्रभाव पड़ता है, तो फसलों के उत्पादन पर भी इसका असर आता है। तो उस समय हम ये कहेंगे जैसे पेड़ की हाइट ज़्यादा है, पुराने बगीचे हो गए हैं, तो उसके बीच में आप गिनी घास, जो शेड लविंग बोलते हैं, जो छाया में भी अच्छा उत्पादन देती है, आप गिनी घास लगा सकते हैं। जो भी पानी पेड़ों को मिल रहा है उसी पानी से वो हो जाएगी, या बारिश के पानी से भी वो सर्वाइव कर जाती है। इसके अलावा आपका राजस्थान के अंदर जैसे फलों के बगीचे हैं, तो आप सेंक्रस अंजन घास है वो लगा सकते हैं, स्टाइलो लगा सकते हैं, या 2-3 लाइन आपकी सेंक्रस के लगाइए, बीच में 2 लाइन आप स्टाइलो के लगा दीजिए। तो इससे आपको दलहनी और जो घास कुल की दोनों घासें आपको मिलेंगी और पशुओं को बहुत अच्छा चारा आपको प्राप्त होगा। एक तरह से आप फलों से आपको आमदनी हो रही है और आपको बीच में जो घास है वो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। न केवल आपका पशुओं का स्वास्थ्य से सुधरेगा, आपका जो पशुओं का जो बजट खर्चा है उसमें कमी आएगी, आप उसको बेच के अपना अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं इससे। जी, राकेश है हमारे साथ, एक दर्शक शिमला से आए, उनसे बात करते हैं। राकेश जी बताइए क्या सवाल है, दोबारा कॉल किया इन्होंने। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जैसे सूखा पड़ जाता है हमारे यहाँ हिमाचल में, तो चारा का प्रबंध कैसे किया जाए? पहला सवाल क्या था आपका, चारा का प्रबंध कैसे किया जाए, तो बताया। उससे पहले आपने भी कोई बात कही थी? वो तो की थी मैंने, वो एप्पल के बारे में, सेब के बारे में। अच्छा, पहले सेब के बारे में पहले पूछ चुके हैं, अब चारा के बारे में जानना चाहते हैं सर। हिमाचल में कैसे करें? हाँ, आपके हिमाचल प्रदेश में बारिश काफ़ी अच्छी होती है, पहाड़ों के ऊपर काफ़ी अच्छी बारिश होती है। और मैंने जैसे पहले बताया कि आपके जो बगीचे भी काफ़ी हैं, जो आपके जो ज़मीन है उसके अंदर छोटी छोटी जोत का आकार बहुत छोटा होता है। जो जितने भी हमारे हिमालय के पर्वत का एरिया है, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप वहाँ नहीं होते हैं और ज़्यादा बगीचों में एरिया ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप उन बगीचों के बीच का जो क्षेत्र है उसके बीच में बहुवर्षीय घास लगा के आप ज़्यादा अच्छा चारे का उत्पादन कर सकते हैं। और जो पहाड़ों में समस्या क्या है कि बारिश काफ़ी अच्छी होती है, फिर आपका एक ड्राई स्पेल आता है इसके अंदर। तो जो भी घास जब बहुत मात्रा में हो जाती है तो उसको थोड़ा आप सुखा के रख लीजिए, जिससे ऑफ सीजन आएगा जब आपको घास नहीं है वहाँ पर, जिससे पशुओं का आप अच्छा चारा प्रबंधन पूरे साल कर सकें। और
जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं, आप उन घासों को सुखाएंगे अच्छे तरीके से और स्टोर करके रखेंगे तो उसमें पोषक तत्व भी मेंटेन रहते हैं, जिससे कि ऑफ सीजन में भी आपका जो ज़्यादातर गाय पालते हैं, पहाड़ों में गाय पालन ज़्यादा होता है, तो उसका एक अच्छा आप उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर भेड़ बकरी पालन भी ज़्यादा होता है पहाड़ों में, तो हमारे जो चरागाह की ज़मीनें हैं या फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर आप जो घासें हैं उन घास को लगा के वर्ष भर आपको एक अच्छा जो है क्या नाम चारा प्राप्त होगा। ग्रेजिंग के लिए, चराई के लिए पशु जाते हैं। इसके अलावा मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि जो चरागाह में भी क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब घास बहुत ज़्यादा होती है, एक समय आता है घास बिल्कुल होती नहीं है, ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ भी जो चराई के लिए जो जानवर ले जाते हैं तो वो थोड़ा उसमें काट के अपना स्टोरेज की समस्या, स्टोरेज करें, उसको भंडारण करें, जिससे कि ऑफ सीजन में भी उन पशुओं को चारा खिला सकें। ठीक है डॉक्टर, हमारे साथ डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि सर, अब जैसे आपने बीच में इसके बारे में बताया भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि विस्तार से थोड़ा और बताएं कि बहुवर्षीय जो चारा फसलें हैं वो कौन कौन सी और कैसे ली जा सकती हैं। हमारे देश में जो बहुवर्षीय चारा फसलों का प्रचलन है आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि हर सीजन में एक तो बीज का अरेंजमेंट करना, अच्छे बीज का अरेंजमेंट करना किसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बहुवर्षीय चारों में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित चारा इसमें है वो बाजरा नेपियर हाइब्रिड है। नेपियर एक अफ्रीकन हम कह सकते हैं प्लांट टाइप है, जिसकी हाइट, उसको हाथी घास भी बोलते हैं, वो हाथी भी उसमें छिप जाता है जाके, लेकिन उसकी पोषक तत्व ज़्यादा नहीं थे। तो बाजरा के अंदर पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, तो बाजरा और नेपियर का क्रॉस करा के वैज्ञानिकों ने एक नया प्लांट टाइप निकाला, बाजरा नेपियर हाइब्रिड। और पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत में भी आपका जितनी भी कृषि विश्वविद्यालय हैं और दक्षिण भारत में भी अलग अलग वैरायटीज उन एरिया के हिसाब से निकाली जा चुकी हैं। कोयम्बटूर से भी अच्छी वैरायटी निकली हैं, हमारा चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी से भी निकली हैं, धारवाड़ से भी अच्छी वैरायटी निकली हैं, पंजाब हिसार से भी निकल चुकी हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से आप लोग वैरायटी का चयन करके और खेत का कुछ हिस्सा आप इसमें बहुवर्षीय चारों के लिए आप दे सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे भी ट्रायल किए गए हैं जिसका जरूरी नहीं कि आप पूरा क्षेत्र अपना खेत का जो है बहुवर्षीय चारों में दे दीजिए। आप उसमें एक ट्रैक्टर क्रॉस कर जाए, 10 फीट का गैप रख के आप कुछ पंक्तियां बहुवर्षीय चारों की लगा सकते हैं और बीच में सीजन के हिसाब से, जैसे आपका खरीफ में ज्वार लगा दीजिए, आप लोबिया लगा दीजिए, और रबी सीजन में बरसीम लगा दीजिए। या आप कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, जैसे मैंने बताया राजस्थान या गुजरात का एरिया है, हम रिजका भी लगा सकते हैं उसके बीच में आप जो है। इसके अलावा जई भी लगा सकते हैं। तो आप बहुवर्षीय चारों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और जो एनुअल क्रॉप फोटोक्रॉस बोलते हैं, एक वर्षीय चारे बोलते हैं, उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पूरे वर्ष भर आप ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे आपको हरा चारा मिलता रहेगा, पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और एक बात और है कि अगर आपके यहाँ बहुवर्षीय चारों की फसल लगी हुई है तो आप अपनी लागत, जो दूध की लागत आती है जो उत्पादन की पशुओं की, उसको भी आप घटा सकते हैं और पशु का स्वास्थ्य भी इससे काफी बेहतर होता है। ठीक है, अब बागों पर बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर मीणा ये बताएं कि सरकार की तरफ से किस किस तरह का अनुदान है, कैसे नए बागों के लिए या फिर बागवानी के लिए सरकार इसमें मदद कर रही है किसानों की। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है भारत सरकार, इसमें काफ़ी मदद किसानों को बगीचे स्थापना के लिए दी जाती है। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे कि आप उसका क्राइटेरिया क्या है, आपका जो है 0.4 हेक्टेयर से और 4 हेक्टेयर तक आप जो है बगीचा लगा सकते हैं। और इवन जो SC ST के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके लिए ये जो सीमा है ये 0.2 हेक्टेयर ही है। और इसमें जैसे आप 1 हेक्टेयर के लिए जो आप बगीचा लगाने जा रहे हैं, आम, नींबू, अनार, अमरूद, तो इसके लिए क्या है, अगर आप ड्रिप के साथ लगाने जा रहे हैं तो उसकी अनुदान राशि जो है करीब 30 से 40 हज़ार रुपये, या जो कॉस्ट आ रही है उसका लगभग 50% अनुदान उसमें दिया जाता है किसान भाई को, और 50% वो अपना लगा सकता है। और बिना ड्रिप के अलग है। तो उनके लिए क्या करना होगा, किसान भाई को अपना जो है जो आवेदन करना होता है, और उनके जो जिस राज्य में जहाँ हैं वो उसके जो है कृषि विभाग या जो उद्यान निदेशालय हैं वहाँ जो कृषि अधिकारी के संपर्क करके और वो उस तरीके का अपना आवेदन करेंगे तो इस तरीके की वो जो अनुदान राशि है वो ले सकते हैं। क्योंकि ये जो अनुदान राशि है वो उसको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल खरीदने के लिए
और जो स्थापना करने के लिए और जो ये क्या कहते हैं आपके कीटनाशक वगैरह दवा खरीदने में आपको सहायता करेगी और आपको अनुदान राशि देय होगी। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर एकदम धनराशि का बोझ नहीं पड़ेगा और जैसे ही आप बगीचा लगाएंगे तो आपका निश्चित रूप से आमदनी आगे बढ़ेगी। ठीक है। दीपक एक दर्शक है जिन्होंने हमें पटना से कॉल किया है। दीपक जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। दीपक जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताइए क्या सवाल है। जी पूछ रहे हैं कि मतलब पुराना जो लोड मिट्टी है उसमें आम का बागान लगाना चाहते हैं। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। जी पुराना जो लोड मिट्टी है उसमें हम आम का बागान लगाना चाहते हैं, मक्खी पालन भी करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ दीपक जी आप जो है पटना से बोल रहे हैं और वहाँ जो है आम आप बिल्कुल लगा सकते हैं और इसमें जो है आप ये CISH है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, उसने आम की बहुत सारी किस्मों को निजात किया है और उनका क्षेत्रीय केंद्र भी है वहाँ मालदा। तो उसके पास से आप जो है उसकी उन्नत किस्में लेंगे और चाहे आप वहाँ कौन सा जो है प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध है। इसके अलावा नज़दीकी जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, शाहपुर में भी एक वहाँ केंद्र है और वहाँ एक सबसे पुराना कृषि विद्यालय जो आपके राजेंद्र नगर में है, वहाँ से भी आप जो है इसके जो उन्नत किस्मों का प्लांटिंग मटेरियल ले सकते हैं और वो गड्ढों की साइज और स्पेसिंग है उनके लिए आप टेक्निकल जो है डिस्कशन कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विशेषज्ञ से भी कर सकते हैं। और जो गड्ढे हैं वो किस्म के हिसाब से आप खोदें। जैसे कोई बौनी किस्म है और आप सघन बागवानी करना चाहते हैं तो जैसे आम्रपाली वगैरह है तो 2.5 × 2.5 मीटर पे आप उनकी जो है पौधारोपण करेंगे। और जो दूसरी ओजस्वी किस्म है जिनका जो है छत्रक ज़्यादा बड़ा होता है तो उनको आप 6 से 8 मीटर की दूरी पर स्थापित करेंगे। जी और आपने यहाँ पर प्लांटिंग मटेरियल की बात भी कही थी, तो इस पर मैं आपसे और जानूंगी विस्तार से, लेकिन पहले यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं, तो अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर हमें कॉल करें। और देखिए कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, हाँ जगदीश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवास से हमारे साथ है जगदीश सैनी जी। हेलो हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जगदीश जी, बताइए क्या सवाल है? जी मैं ग्राम कांकरिया तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ जी। जी हाँ बताइए, सवाल बताइए। मेरा सवाल यह है कि मैं अमरूद का बगीचा लगाना चाहता हूँ 1 एकड़ में। तो अमरूद के बगीचे लगाने के लिए कौन से पौधे, कौन सी किस्म लेना चाहिए और किस प्रकार पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी लगाने से पहले
कौन कौन सी सावधानियां रखना ठीक है, ठीक है सर, इसलिए मतलब पूर्ण जानकारी चाहिए। समझ गए आपका सवाल सर। बिल्कुल जगदीश जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आप बगीचा लगाने से पहले जो जा रहे हैं, अमरूद की जो किस्में हैं, इसमें आप जो उन्नत किस्में हैं, इलावा सफ़ेदा, सरदार, और जो नई किस्में हैं उनमें श्वेता और ललित है। तो ललित का जो है उसका जो पिंक फ्लैश होता है, तो उसका प्रोसेसिंग क्वालिटी अलग है और उसकी डिमांड भी अलग है। तो इनका आप एक मिश्रण कर सकते हैं अपने जब पौधारोपण कर रहे हैं। और इनकी पौध की सामग्री आपको कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो CISH है आपके लखनऊ में, वहाँ पे ये पौधे तैयार किए जाते हैं। और इन पौधों के लिए आपको, जैसे अभी आपने संपर्क कर लिया है तो अच्छा है, नहीं तो वहाँ के जो भी नर्सरी इंचार्ज होंगे उनसे आप फ़ोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से जुड़ के उनसे संपर्क करेंगे, और उनका जो रिक्विजिशन लेटर है उस पर आप जो है लिखेंगे, तो वहाँ से आपको पौधे की सामग्री ज़रूर मिलेगी। और क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको फोकस किया है कि जो इनके जो लगाने की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो आप जो अमरूद को है 6 × 6 मीटर दूरी पर लगाएंगे। और अगर सघन बागवानी में जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपकी पहले एक और बात की जो है कि अमरूद में जो समस्या आती है वो उकटा रोग, जिसे विल्ट बोलते हैं। अगर आपके जो मृदा का pH है वो 8 से ऊपर है या 8 और 9 के लगभग है, तो वहाँ जो ये फ्यूजेरियम एक फंगल होता है, वो उसके मतलब इतनी चांस होती है कि वो पौधे के मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है कि उस मृदा में जो है विल्ट की समस्या है या उकठा रोग है, वो बहुत ही खतरनाक रोग है। तो अगर इस रेंज में है आपका pH, तो इसमें जो है आप अमरूद ना लगाएं, और इससे नीचे है तो आप अमरूद लगाएं। ये उन्नत किस्में आप जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो CIH इंस्टीट्यूट है, या जो मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय हैं, या आपके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे इन किस्मों के जो है चुनाव करके आप इनको लगाएं, और 6 × 6 मीटर पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। सर मैं जानना चाहूँगी, फॉरेस्ट एरिया में चारा कौन कौन सा ले सकते हैं सर? किसान भाइयों, जो हमारा जंगलात की ज़मीन है, फॉरेस्ट एरिया जो बोलते हैं, इसके आसपास भी काफ़ी लोग निर्भर रहते हैं पशुओं के चराई के लिए। अभी काफ़ी जो फॉरेस्ट एरिया के ऑफिसर्स हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से डिस्कस करते हैं चरागाह फसलों के बारे में, तो किसान भाई इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ आपस में पार्टिसिपेटिव मेथड से जंगल के विभाग के साथ मिल के आप लोग उसका मैनेजमेंट अच्छा अगर करें, जिसमें आपका अंजन घास है, जहाँ पर जो बारिश है 400 से 500 मिलीमीटर कम से कम बारिश होती है, अंजन घास आप लगा सकते हैं। लेकिन रेगिस्तान का एरिया है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे बाड़मेर जैसलमेर का एरिया है, तो वहाँ पर आप सेवन घास जो होती है वो 200 मिलीमीटर की बारिश में भी अच्छी हो जाती है, और काफ़ी साल तक आपको 8 से 10 साल तक इसको अच्छा चारा मिलेगा। और सेवन घास के तो 50 साल तक की हमने देखे हैं कि पहले भी लगाई हुई घास है, उसकी फुटान अच्छी होती है और वो काफ़ी तेज़ी से उसके बीज फैलते हैं और काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाती है। तो जंगल विभाग के आसपास के एरिया या जंगल के अंदर के एरिया जहाँ तक पशु चरने के लिए जाते हैं, उनको वहाँ से भी जो बीच का जो खाली स्पेस है पेड़ के बीच का, वो एक चरागाह के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे कि किसानों को जो चराई पर डिपेंड हैं, छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनको फ़ायदा मिल सके। जी जी बिल्कुल। तो कैसे छोटे और भूमिहीन किसान जो इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। तो बिल्कुल जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो चारा प्रबंधन है वो कर सकते हैं, और बागवानी की हमने बात बताई आपको कैसे नए बागों की स्थापना कर सकते हैं। बहुत सारे दर्शक ऐसे थे जो कुछ ना कुछ नया जानना चाहते थे, तो उन्हें भी हमने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या होगा, आइए डालते हैं इसमें नजर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हम कल बात करेंगे, और साथ ही आपको बता दें कि इस योजना से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं वो भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप चाहे तो हमें पहले से भी सवाल भेज सकते हैं। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही फेसबुक से जुड़ने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, आप हमारे पेज तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं।
और इससे भी आसान तरीका आपको बता दें, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। जी हाँ, हेलो किसान का ये कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दौरान आप कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हेलो किसान के सभी एपिसोड आपके लिए उपलब्ध हैं, जो कि कभी भी कहीं भी देखे जा सकते हैं। अगर इस एपिसोड को भी आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी हमारे YouTube चैनल पर है। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, मुलाकात होगी अगले अंक में एक नए विषय के साथ। हम कल बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। नमस्कार। मशीनरी किसानों